लेबल कर दिया जाता है डिवोर्स के बाद कि ये तो यूज्ड औरत है, ये तो बुरी औरत है या फिर डिवोर्सी है। तो अब मेरी ख्वाहिश है कि जो हमारी जड़ें हैं, यानी अब हमारी आने वाली नस्लें हैं, उनके लिए अब काम किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, JTV डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़रहान खान। आवाज़ इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड मैनेजमेंट साइंस की जानिब से 2 रोज़ा थीसिस डिस्प्ले का इनेकाद किया गया है। इस इवेंट की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे फ़ाइनल ईयर के तलबा की जानिब से फ़िल्म, इंटेलिजेंस और एनिमेशन से मुताल्लिक मुख्तलिफ थीसिस के डिस्प्ले पेश किए जा रहे हैं, जिनमें ना सिर्फ तलबा अपने सालाना ईयर की कारकर्दगी को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि एक अच्छी बात जो मैंने यहाँ पे ख़ुद भी देखी है वो ये कि यहाँ पे जो थीसिस के डिस्प्ले किए गए हैं उनमें बेशतर स्टोरीज़ ऐसी हैं कि वो तलबा ने अपनी रियल लाइफ स्टोरी को दर्शाने की कोशिश की है। किसी ने अपनी स्ट्रगल जो माजी में उसकी मुश्किलात का बाइस बजी उसने उसको थीसिस में उतार के पूरी दुनिया के सामने रखने की कोशिश करी। किसी ने अपनी बीमारी से मुताल्लिक एक ऐसा थीसिस बनाया कि उसने इस इंस्टीट्यूट को नहीं बल्कि आलमी शरह पर भी लोगों की रहनुमाई हासिल करने की कोशिश की है। चलते हैं उन होनहार तलबा के पास जिन्होंने फ़ाइनल ईयर के थीसिस को किस तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले किया है और क्या विज़न रखते हैं। चलते हैं और आपकी कराते हैं उनसे तफसीली गुफ्तगू। मेरा नाम अलीज़ा है और मेरे कॉन्सेप्ट का नाम है, मेरी थीसिस कॉन्सेप्ट का नाम है अनलेबल। अनलेबल बेसिकली डिवोर्स वुमेन के अराउंड जो स्टिग्मा होता है उसको हाईलाइट कर रहा है। ये मैंने इस तरह की इमेजेस यूज़ किए हैं, इस तरह के कॉन्सेप्ट यूज़ किए हैं। बेसिकली अनलेबल औरत को लेबल कर दिया जाता है डिवोर्स के बाद कि ये तो यूज्ड औरत है, ये तो बुरी औरत है या फिर डिवोर्सी है। इस तरह के अल्फाज के साथ जुड़ते हैं और उसको बोला जाता है कि सब्र कर लेती, थोड़ा बच्चों के लिए रुक जाती शादी में। इस तरह के अल्फाज बोले जाते हैं, इससे कौन करेगा शादी, इस तरह के अल्फाज बोले जाते हैं। तो वो बेसिकली उसके पे क्या असर कर रहे हैं वो लोग इग्नोर करते हैं, वो उसके सोल पे छप जाते हैं बेसिकली। तो मैंने एक ऐसी वॉल बनाई है यहाँ पर जिसमें मैंने दिखाया कि इन पाकिस्तान डिवोर्स में आर लेबल्ड एज, आप इसको पढ़ेंगे, पढ़ने में आएगा अनवैल्यूड। जब आप अन निकाल देंगे तो ये वैल्यूड पढ़ने में आएगा। मैंने उनको कहना है कि आप इसे चेंज करें, इस नैरेटिव को, मुझे नैरेटिव चेंज कराना है। तो फिर मैं यहाँ वॉल पे वो लगवा दूँगी एंड देन उनको एक पोस्टर्स मैं दूँगी जो जो ये वॉल को करेगा। इस तरह के मेरा मैं चाह रही हूँ कि जब हम अनलेबल कर देंगे ना तो खुद ब खुद सोसाइटी की सोच बदलेगी और अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी और ख़वातीन के लिए। हमें और डिवोर्स औरत को चेंज नहीं करना, हमें माशरे को चेंज करना है। उसके अराउंड के जो लोग हैं उनको बदलने की ज़रूरत है। डिवोर्स औरत में कोई कमी नहीं है, वो उतनी वैल्यूएबल है, उतनी एक्सेप्टेबल है जितने एक सिंगल और विडो और जितनी भी औरतें होती हैं दुनिया में। तो उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है। कमी है लोगों में जो ऐसी सोच रखते हैं। तो लोगों को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है कि अगर एक डिवोर्स औरत है, किसी का रिश्ता टूट गया है, किसी वजह से टूटा है, तो वो उसको एक बतंगड़ ना बनाए बल्कि उसे एक आम चीज़ समझे और उसको एक आम ज़िंदगी में चलने दें। तो ये लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी, इससे ही माशरा बदलेगा और इससे ही उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी। ये रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है और बेसिकली ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है पोस्टमार्टम डिप्रेशन, जिसमें मैंने एक पूरी कैंपेन डिज़ाइन कर दी। मुझे लग रहा था कि ये एक बेसिक चीज़ है जिससे बच्चों की तरबियत भी सही नहीं हो पाती, क्योंकि अगर माँ ही ठीक नहीं होगी तो बच्चे भी फिर आगे से चिड़चिड़े बदतमीज़ ऐसे होंगे। तो लेकिन अगर हम उस डिप्रेशन को उसी वक्त पकड़ लें तो हम बच्चों की तरबियत बता कि हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मैं इस वजह से कैंपेन डिज़ाइन किया कि जो हमारे पार्टनर्स हैं वो हमारी हेल्प करें इसके रिकवरी फेज़ के लिए। आपको देख के ये पैटर्न चक्कर से आ रहे होंगे, ये इस चीज़ की अक्कासी करता है कि एक माँ की मेंटल हेल्थ उस वक्त क्या होती है कि कोई समझ नहीं सकता। जी, मैं खुद भी एक मदर हूँ। मेरी थीसिस का नाम है बात करो। ये वो टॉपिक है जिसमें बात नहीं की जाती। कहते हैं कि हाँ खुशी का मौका है ये वो, और छुपा दिया जाता है, दबा दिया जाता है। बात करो इस वजह से रखा है कि इस पाकिस्तान में स्पेशली बात नहीं होती इस टॉपिक पे कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि ये है क्या। तो ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन एक बहुत रेयर डिप्रेशन है जिसको हमें उसी वक्त रिकवर कर लेना चाहिए। अच्छा, मैंने एक बुक बनाई है बात करो। इसमें बताया गया है कि मदर पे क्या गुजरती है, हमें उसको समझना चाहिए। और जो मैंने सॉल्यूशन निकाला है वो बेसिकली एक किट है। ये आफ्टर चाइल्ड बर्थ दी जाएगी मियाँ बीवी को। इसमें जो है हर चीज़ है कि आप अहद करें अपनी बीवी के साथ। उसकी पहले स्टोरी टेलिंग कि उस पर क्या गुजर रही है, आपको बच्चा संभालना है। ये एक कार्ड है, इस पर आप फिंगरप्रिंट्स लगा के अहद करेंगे कि हाँ मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। अगर आप मतलब कि ज़ाहिर सी बात है पार्टनर्स का रिश्ता ऐसा होता है कि उनको खड़ा होना पड़ता है, लेकिन कुछ पार्टनर्स नहीं खड़े हो पाते चाइल्ड बर्थ का। तो ये वो सबूत है कि भाई तुमने फिंगरप्रिंट्स लगाए तो जो भी है तब तुम खड़े हो। अगर आपको नहीं आता डायपर चेंज करना तो ये आपके हदायतनामा है यानी यूज़र मैनुअल्स कि फीड कैसे करवाना है, ये कैसे करना है, डायपर कैसे चेंज करना है, इसमें सब चीज़ें। ये एक छोटी सी कोशिश है माशरे में तब्दीली लाने के लिए मेरी ज़ाती। अगर कोई इसको मतलब इस आइडिया को आगे लेके जाना चाहे तो बहुत बड़ी तब्दीली चेंज आ सकता है।
क्योंकि अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली मेरे थीसिस का नाम है मीटर शॉर्ट फिगर नॉट, और ये एपिलेप्सी पे बेस्ड है। एपिलेप्सी बेसिकली एक मेंटल हेल्थ इशू है जो कि आपको इस तरह होता है कि आपके ब्रेन में जैसे दो तार में शॉक लगता है, उसी तरह आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स में शॉक लगता है, और उससे जो है एक मतलब एक करंट लगता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि आप उसमें बेहोश हो जाते हो और बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाते हो। उसमें आपको फिट्स पड़ते हैं, झटके पड़ते हैं, मुंह से झाग निकलते हैं, सारी चीज़ होती है। तो बेसिकली मैंने इसमें अपनी टारगेट ऑडियंस वुमेन्स रखी है, ताकि जो है वो लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस पहले के क्या क्यों, मतलब उनको ही क्यों सुनने को मिलती है कि उनका रिश्ता नहीं हो सकता, वो उनको बच्चे पैदा नहीं कर सकती, या वो अपना प्रोफेशन बेसिकली फॉलो नहीं कर सकती। तो मैं बेसिकली इसी चीज़ को मैंने कन्वे किया है, उनके मैसेजेस इंटरव्यूज़ जो लिए थे उसको कन्वे किया है मैंने अपने पूरे थीसिस में। मैंने बेसिकली पब्लिक प्लेसेस के लिए यही चीज़ स्टिकर्स बनाए हैं और बैजेस बनाए हैं कि जिसमें पता चले कि उस पेशेंट को किस तरह से ट्रीट करना है, कि अगर उसको रैंडम कहीं भी फिट्स पड़ गए तो उसको किस तरह से ट्रीट करना है, उसके फ़र्स्ट एड क्या है। तो ये चीज़ मैंने बनाई है पब्लिक प्लेसेस पे, ताकि वो लगे तो लोगों में और अवेयरनेस फैले कि इसमें मतलब कोई मिथ नहीं है, उसको कोई जिन नहीं चढ़ा हुआ, वो लड़की ठीक है, ट्रीटेबल है ये चीज़। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अरवा है और मैं एम्स से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरा ये लास्ट ईयर है, जूरी है। तो बेसिकली मैंने अपनी ही कहानी इसीलिए रखी है क्योंकि मैं अपने लिए एक खुद रोल मॉडल हूँ और मुझे इतना कॉन्फिडेंस तो था कि मैंने 4 साल पहले खेला हुआ था, लेकिन उसके बाद काफ़ी सोसाइटी और उसकी वजह से क्विट करना पड़ा और पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया टिल एंड, बट आफ्टर ऑल जो सोसाइटी और दूसरी फैमिलीज़ होती है उन्होंने थोड़ा सा प्रेशराइज हुआ तो इसलिए क्विट करना पड़ा। बाकी मैंने फिर अपने हिसाब से भी छोड़ दिया था और टीचर्स को बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह, और सबको बहुत नया कॉन्सेप्ट लगा क्योंकि स्पोर्ट्स के बारे में इतनी ज़्यादा बात नहीं होती हमारे यहाँ, ऊपर से फ़ीमेल के हवाले से तो बिल्कुल भी नहीं होती। तो मेरा मेन कॉन्सेप्ट जो था ये यही था कि अवेयर करना लड़कियों को कि वो अपने ड्रीम्स को ना छोड़े और कंटिन्यू करे, तो इंशाल्लाह वो अच्छे मकाम पे पहुँचेंगे। नहीं इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिलेगा, वही अपॉर्चुनिटीज़ की बात है कि अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर कंटिन्यू करूँगी। मेरा बेसिकली वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल और बैडमिंटन का मुझे बहुत शौक़ है, तो मुझे अगर उसमें मौका मिलता है तो मैं ज़रूर कंटिन्यू करूँगी। मेरा नाम ज़हाबिया है, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर की स्टूडेंट हूँ, 4th ईयर आज मेरा थीसिस है। तो मेरे थीसिस का टॉपिक है डी फोकस, जिसमें मैं एक ह्यूमन माइंड को रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि हमारा ह्यूमन माइंड 10 टाइम्स मोर इन्फॉर्मेशन डेली कैरी कर रहा होता है, जिसके लिए वो बना ही नहीं है और उसकी एबिलिटी नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन वो कैरी कर रहा होता है। हम हमारी लाइफ में हमारा दिन स्टार्ट होते ही हम हमारे सोशल मीडिया ऐप पे इतने ज़्यादा इन हो गए होते हैं कि हम हमारे सेल्फ को हम पीछे छोड़ देते हैं और हम हमारा फोकस खो देते हैं। सो जो नाम है मेरे थीसिस का डी फोकस, कि आप अपने फोकस को लूज़ कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे अगर आपको ये स्टॉर्म दिखेगा तो ये स्टॉर्म है जो आपके माइंड में चल रहा होता है। ये मेरा रूम एक फ़िज़िकल एक्सपीरियंस है, मेरे थीसिस ये फ़िज़िकल एक इंस्टॉलेशन है, फ़िज़िकल एक्सपीरियंस है, जिसमें ये एक स्टॉर्म है, जो स्टॉर्म एक डार्क स्टॉर्म है जो आपके माइंड में चल रहा होता है कि आप बहुत सी इन्फॉर्मेशन आप ओवरलोड कर रहे होते हैं, जिसमें प्रोडक्टिव भी होती है और अनप्रोडक्टिव भी चीज़ें होती है। जिसपे आप अगर देखें तो अनप्रोडक्टिव चीज़ें ज़्यादा आप कैरी कर रहे होते हैं। तो ये एक रियलाइजेशन है कि आप आए इधर देखें और रियलाइज़ करें कि ये चीज़ें गलत है, ये आपको नहीं करनी चाहिए। आप अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए और अपने फोकस को और अपने टाइम को, स्पेशली अपने टाइम को सही जगह पे यूज़ करना चाहिए। हाँ, जैसे अगर आज की मोस्टली मेरी मोस्टली टारगेट मिलेनियल और जेन ज़ी में थी, जिसमें मिलेनियल इतने नहीं है, मिलेनियल वर्क सेल्फ पे ज़्यादा है, स्पेशली जेन ज़ी वो इन चीज़ों में सोशल मीडिया ऐप्स में बहुत ज़्यादा ही वो इफ़ेक्टेड है। और जेन अल्फ़ा और आगे की अगर आप देखो तो वो तो बर्बादी है फिर। और स्पेशली अगर आप ओल्डर एज पे भी जाओ, अगर जेन एक्स पे भी जाओ तो वो भी स्पेशली आप देखो कि फेसबुक वाली चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा इन होते हैं। अगर ओल्ड पीपल को आप अपने दादी दादा को देखो तो वो फेसबुक बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं और बहुत अननेसेसरी चीज़ें वो देख रहे होते हैं। तो उनके लिए तो वो मेरी टारगेट नहीं है, बट मोस्टली मेरी टारगेट जैसे जेन ज़ी है और मिलेनियल है कि उनको अपने टाइम को सही जगह पे यूज़ करना चाहिए और ये रियलाइज़ करना चाहिए। और जब आप यहाँ से निकलोगे आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि नहीं यार, मुझे अपने टाइम को सही जगह पे यूज़ करना चाहिए, तो आपका माइंड एक कामनेस को क्रेव कर रहा होगा। और जब ये आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा, जब आप यहाँ से निकलोगे तो एक डीकम्प्रेशन जोन है जहाँ पे आपको ब्रीथिंग स्पेस मिलेगी। अगर यहाँ आप देख रहे हो तो ये डार्क स्पेस है, यहाँ से आप निकलोगे तो वो ब्रीथिंग स्पेस, वो काम स्पेस होगी कि आप रियलाइज़ करोगे और आप देखोगे यार मुझे लाइफ में क्या करना है और क्या अचीव करना है, वो आपको रियलाइज़ होगा।
अच्छा, सबसे पहले तो शुक्रिया आप यहाँ पे आए। अच्छा, दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा जो एक मसला जो आपने भी कहा कि उर्दू ज़ुबान के ऊपर है, तो मेरा मकसद ये है बताने का कि उर्दू सिर्फ़ एक ज़ुबान नहीं, हमारी पहचान भी है और तहज़ीब भी है। लेकिन क्योंकि अब जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोग पाकिस्तान से भी मोहब्बत नहीं कर रहे हैं, अपनी तहज़ीब से मोहब्बत नहीं करते, अपनी पहचान से मोहब्बत नहीं करते और उन्हें शौक़ है कि वो दूसरों को कॉपी करें। तो क्यों ना मेरा एक मकसद था कि क्यों ना हम जो है, क्योंकि हम तो बिगड़ चुके हैं, अब हम उर्दू भी सही से नहीं बोलते और ना ही अंग्रेज़ी सही से बोलते हैं। तो अब मेरी ख्वाहिश है कि जो हमारी जड़ें हैं, यानी अब हमारी आने वाली नस्लें हैं, उनके लिए अब काम किया जाए और उनको जो है वो उर्दू ज़ुबान से ऐसे जोड़ा जाए कि वो जो है ना उर्दू ज़ुबान सिर्फ सीखें ही नहीं बल्कि उसको अपने अंदर भी जो है उसको डालें और दूसरा अपनी तहज़ीब को भी सीखें। तो मैंने कुछ कहानियों की किताबें बनाई हैं, उन किताबों में बच्चों के साथ जैसे खाला का घर कहानी है, बाज़ार जाना है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे घर में सुनते रहते हैं, तो उनको उनके आदाब सिखाना, उर्दू ज़ुबान के साथ तहज़ीब सिखाना कि हमारे यहाँ मेहमान नवाज़ी कैसे होती है, ईद जैसे जिंगल बेल लोगों को याद है, वैसे ईद मुबारक की नज़म भी है, वो सीखें। यूट्यूब चैनल पे लोग जो है वो कार्टून देखते हैं, तो जो बच्चा जो है जब बड़ा हो जाता है तो वालिदैन अंग्रेज़ी ज़ुबान पर और वो करता है, तो क्यों ना आप जो है वो उर्दू ज़ुबान के भी ऐसे कार्टून्स आएँ और इतने इंटरेक्टिव कार्टून्स हों और ऐसे गेम्स हो, जो मैंने गेम्स भी बनाए हैं बच्चों के लिए जो उर्दू ज़ुबान के साथ हों, तो बच्चे और वालिदैन मिलकर उसके साथ खेलें, फन के साथ साथ इल्म भी मिले, बिल्कुल ऐसा ही है। सो देखिए, आमतौर पे डिज़ाइन के थीसिस जो होते हैं, वो डिज़ाइनर को एक इंस्पिरेशन जो मिलती है वो बहुत सारी अपनी ज़िंदगी में अपने इर्द गिर्द से मिलती है उसको इंस्पिरेशन। सो अगर आप जैसे साइंस की साइड पे जाएंगे तो वहाँ भी मिल जाती है, लेकिन दूसरे अगर आप प्रोजेक्ट्स देखेंगे तो बहुत सारे वो कहीं से कोई रिसर्च लेके उसको बना के और फिर आगे डेवलप करते हैं। यहाँ पे ये तरीका भी है कि किसी रिसर्च को देखते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं, मगर डिज़ाइनर आमतौर पे उनकी ट्रेनिंग उनको सिखाया भी यही जाता है उनसे कि वो एक एम्पैथी होती है उनके अंदर, क्रिएटिव फील्ड्स में थोड़े से हसास लोग होते हैं, तो वो अपने इर्द गिर्द जब वो मुश्किलात देखते हैं, उन मुश्किलात से इंस्पायर होकर वो ये देखते हैं कि अच्छा यार इसका क्या हल पेश किया जाए। अगर आप इवन इसमें देख लें कि अच्छा बच्चों को उर्दू पढ़ने पढ़ाने में मसला हो रहा है, अब इस स्टूडेंट के आसपास कोई होगा, इसको तो नहीं है ना मसला, ये तो बड़ी है, इसने छोटे कहीं देखा होगा यार ये तो फंस रहे हैं, तो पढ़ने स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं पढ़ी जा रही, नहीं लिखी जा रही, तो उसने उससे इंस्पायर होकर और फिर उस पर बहुत रिसर्च होती है, लेकिन वो जो इब्तदा कहीं से होती है वो यहाँ से होती है कि वो कोई मुश्किल किसी को देखते हैं किसी मुश्किल में या अपने आप को देखते हैं। तो ये एक चीज़ आपको जनरली अगर आप विजुअल स्टडीज़ और कम्युनिकेशन डिज़ाइन की थीसिस देखेंगे तो वो नज़र आएगी। आई थिंक आवाज़ इंस्टीट्यूट एक नया रिलेटिवली नया इंस्टीट्यूट है कंपेयरिंग टू जो दूसरे हैं, और अच्छी बात इसकी ये है कि ये एक मुकम्मल कम्युनिकेशन एंड डिज़ाइन का प्रोग्राम है बनिस्बत बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे मीडिया साइंसेज होती है। तो मीडिया साइंसेज के अंदर इतना सारा फोकस विजुअल क्रिएटिव वाली साइड पे इतना नहीं होता और बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। तो ये चंद ही ऐसी जगह हैं कराची में अगर आप देखें जो डिग्री दे रहे हैं और ये विजुअल साइड पे ग्राफिक डिज़ाइन कम्युनिकेशन डिज़ाइन में दे रहे हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि उन्होंने एफिलिएशन कराची यूनिवर्सिटी के साथ कर लिया है, तो वो एक स्ट्रेंथ आ जाती है आपके पास। एक नए इंस्टीट्यूट को अपनी डिग्री लेना बहुत मुश्किल होता है, वो क्रेडिबिलिटी बनाना, और फिर ऑब्वियसली बहुत सारे लीगल उस तरह के, तो इनको ये मिलना भी आसान नहीं होता। कराची यूनिवर्सिटी की डिग्री यहाँ के विजुअल स्टडीज़ की डिग्री यहाँ पे स्टूडेंट्स को मिल रही होगी, तो वो स्टैंडर्ड्स भी मीट करने होते हैं उसके लिए। तो मेरा तो ख्याल है बहुत अच्छी, और आजकल तो मार्केट में भी और नई नई चीज़ें जैसे टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो मेरा तो ख्याल है कि ये एक अच्छी काविश है। और ये कैंपस भी नया बड़ा कैंपस है पुराने के मुकाबले पे, तो नज़र आ रहा है कि आवाज़ को जो भी चलाने वाले लोग हैं वो सीरियस हैं इस काम में। जी, मैंने तो जो विज़िट किया है मुझे बहुत अच्छे लगे टॉपिक्स, और ख़ुसूसन मैं लड़कियों को ज़्यादा सपोर्ट करूँगी क्योंकि उनके टॉपिक्स काफ़ी बोल्ड थे और उन्होंने वो सारी चीज़ें उठाई हैं जो हमारे माशरे में होती हैं। जैसे एक बच्ची का खेल का टॉपिक था, तो बच्चियों को आगे नहीं आने दिया जाता, यही कहा जाता है कि नहीं तुम क्या करोगी, ये सारे खेल तो लड़कों के खेलने के लिए हैं, लड़कियों के लिए नहीं हैं। और जैसे इस बच्ची ने डिवोर्स के उस पर टॉपिक उठाया है, तो मैं उससे यही कह रही थी कि आपने ये टॉपिक उठाया, ये बहुत बोल्ड टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है। और उर्दू के बारे में जो एक लड़की ने किया है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत माशाल्लाह अच्छा है। ओवरऑल थीसिस बहुत अच्छे लगे, और जो टॉपिक्स उठाए गए हैं वो बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं और जिन पे काम मज़ीद आगे हो सकता है। बिल्कुल बहुत अच्छा इनका इक़दाम है, इन्होंने बहुत अच्छे तरीक़े से उनको प्रेजेंट करने के लिए दिया है ताकि जो सलाहियतें हैं बेसिकली पढ़ के वो किताबों की हद तक और ग्रेड्स की हद तक ना रहें, वो दुनिया भी देखे कि लड़कियां कहाँ तक आगे बढ़ गई हैं
और हमें चाहिए कि हम इन लोगों को भरपूर तरीके से सपोर्ट करें अपनी आगे जनरेशन को, और ये जो टॉपिक्स हैं, जो सारी चीज़ें उन्होंने की हैं, उसको हम देखें और आएँ, विज़िट करें ज़रूर। मेरा तो सबसे यही कहना है। जी, सबके कामों में एफ़र्ट्स नज़र आ रही हैं। बहुत कुछ स्टूडेंट्स ने काफ़ी हद तक अप टू द मार्क काम किया हुआ है और सोसाइटी के या सोशल टॉपिक्स, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को पिक किया है और विजुअली बहुत जो जिसे हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहते हैं या कम्युनिकेशन डिज़ाइन कहते हैं, उसको बेस बनाते हुए इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कन्वे किया है। मीडियम्स भी अच्छे चूज़ किए हैं और ग्राफिकली विजुअल लैंग्वेज बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर ये इसी को परस्यू करते हैं या अपने स्किल्स को और एनहेंस करते हैं तो ज़रूर इन टॉपिक्स को भी और इनके स्किल्स को भी ज़रूर पढ़ाई मिलेगी।